जब कुंडली और एस्ट्रोलॉजी सब कुछ बता देती है, कुंडली में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो ये जानने के बाद भी लोग फेल क्यों हो रहे हैं? कर्म अगर बड़ा माना गया है तो फिर कुंडली और ग्रहों का रोल कहाँ पर आता है? इसको एडिट कर देना है। डोंट थिंक दिस इज वेरी बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, ट्रांसपेरेंटली बिहेव नहीं कर रहा है। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ इतिहास था या आज की सोसाइटी में हर रोज द्रौपदी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है? तो उसमें मुझे तो कोई आपत्ति लगती नहीं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा शो खुली अदालत। आज हमारे शो की मेहमान हैं आचार्य अनु कालरा मैम। मैम, सबसे आपका पहले बहुत बहुत स्वागत हो हमारे शो में। तो इस अदालत की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले मैम आपसे निवेदन है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय दें, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं इनकी टीचर हूँ सबसे बड़ा परिचय तो इस वक्त यही है मेरा। और ज्योतिष आचार्य हूँ, आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ, ऑथर हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बस बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। मैम, सबसे बड़ा शब्द माँ हूँ, बहन हूँ, इसको मैम थोड़ा सा आप डिफाइन करें अगर हमारे लोगों को, तो और भी अच्छा होगा। देखो, हम लोग जितने रोल्स प्ले करते हैं ना, वो सब हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं कहीं ना कहीं जी। तो सिंस माँ होना इज़ वन ऑफ माई the greatest roles that I have performed, it becomes a very important part of my identity. And as my students, you would have experienced that too, because I don't think I ever stopped being a mother. So, and even as an astrologer, when somebody comes to me for advice, the mother in me wants to support them, wants to help them. So that is why that is a very important part of my identity. Behan, because I have two elder brothers who support me a great deal. So that is another identity that I feel happy about. तो और क्या जानना चाहती हूँ? मैम, एक मदर होके अपने बच्चे को लेकर सबसे सारा डर क्या लगता है? आपके अंदर वो डर हमेशा बना रहता है? नहीं, डर का तो कोई स्कोप ही नहीं है जीवन में जी। मुझे मालूम है आपका सवाल यही है कि जीवन में सबसे बड़ा डर क्या होता है। अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द सोशल अंडरस्टैंडिंग के सबसे बड़ा फियर जो लोगों का होता है वो पब्लिक स्पीकिंग होता है। जी। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैव ओवरकम दैट, राइट। एंड उसके बाद जो फियर होता है वो ऑफ लोनलीनेस होता है। आप देखो, एक जेल में सबसे बड़ी सज़ा होती है सॉलिटरी में रहना। जी। है ना, कोई कारण है कि सबसे बड़ी सज़ा है। बिल्कुल। क्योंकि इंसान को, मनुष्य को एक समाज चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, एक बॉन्डिंग चाहिए। तो हाँ, ये फियर्स होते हैं। पर अगर सनातन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, जी मैम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो सारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डर की आवश्यकता नहीं है, कि हम ऑलरेडी संपूर्ण हैं, सब कुछ परफेक्ट है। तो टू बी एबल टू गेट ओवर द फियर, दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। और देखा जाए तो डर किस चीज़ का होता है? या तो जो हमें आज की तारीख में सुख दे रहा है उसको खो देने का डर होता है, या कोई मेमोरी होती है दुख की और वो रिपीट ना हो जाए, उसको अवॉइड करने का, जी मैम, कि वो फिर से ना हो जाए, वो डर होता है। बाकी और डर का क्या मतलब है? यही होते हैं डर एट द वेरी बेसिक लेवल, है ना। तो वेदांत ये कहता है कि तुम तो ऑलरेडी वो हो, तत्वमसि, यू आर ऑलरेडी दैट। तो इसलिए डर का तो कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज हम कुछ अचीव करने की कोशिश जब कर रहे होते हैं तब डरने की बात होती है। जब कुछ अचीव ही नहीं करना है, जो इस मोमेंट में जो है वो परफेक्ट है। तो मैम, ये चीज़ हमें कैसे पता करनी चाहिए अपने अंदर कि हमारे अंदर ये खूबी है कि ये काम हम कर सकते हैं? अपने साथ रोज़ समय बिताना चाहिए। जैसे आप एज अ स्टूडेंट अपने सिलेबस के साथ समय बिताते हो, एज एन आर्टिस्ट अपने आर्ट के साथ समय बिताते हो, एक अपने साथ समय, चाहे वो मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस हो, कुछ भी, योगासन हो, जो भी प्रक्रिया करो, पर अपने लिए रोज़ समय निकालो। मैम, आपके लिए अब तक का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बहुत सारे, मतलब अगर मैं आध्यात्म के वहाँ से देखूँ तो एक पुस्तक जो मेरे जीवन में आई थी,
आई एम दैट निसर्गदत्त महाराज की, वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस किताब ने मुझे एकदम से कंज्यूम कर लिया था। अगर बच्चों के बारे में सोचूं तो छोटी छोटी बातें, जैसे मुझे याद है मेरे बच्चे दोनों छोटे थे और हमारे घर में हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, अचानक से मैंने देखा कि फ्रिज खोल के बंदर कुछ निकाल रहा है उसमें से। तो एकदम से ना, तो मुझे बंदर को छेड़ने से पहले था कि बच्चे निकल जाएं, तो मैंने बच्चों को, मेड को, मेरी मदर इन लॉ को, सबको बोला बालकनी में जाओ, फिर मैं डंडा उठा के बंदर को बाहर निकालूंगी। तो फ्यू मिनट्स बाद मैंने देखा तो मेरा बेटा, वो उस समय करीब 10 साल का होगा या उससे भी कम, तो वो वहीं खड़ा हुआ था, तो गया नहीं। तो मैं एकदम से नाराज़ हुई कि व्हाई वी नॉट गॉन। तो बोला हाउ कैन आई लीव यू हियर अलोन एंड गो। वो टर्निंग पॉइंट था कि अच्छा मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको कैसे छोड़ के जाऊँ अकेला। तो अगर आप बोलते हो टर्निंग पॉइंट्स, तो दीज आर छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत कोई मेजर चीज़ें नहीं टर्निंग पॉइंट्स होती, बट थिंग्स दैट हैव सडनली ऑल्टर्ड द वे यू लुक एट लाइफ। तो ये टर्निंग पॉइंट्स जैसे जिस चीज जो मतलब एक्सपेक्ट करते हैं हम अपने लाइफ में कि ये चीज़ होनी चाहिए या आगे ऐसा हो, और वो चीज़ अगर नहीं हो रही है, फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि अब तो छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगी ये चीज़, बहुत परेशान हो रखे हैं। तो उस टाइम पे हम कैसे खुद को संभालना चाहिए? तो देखो, एक तो पहली बात, ये डिसअपॉइंटमेंट जिस एक्सपेक्टेशन के फुलफिल नहीं होने से हुआ है, वो एक्सपेक्टेशन कहाँ से आई, पहले तो इसका एनालिसिस करना चाहिए। कई बार वो हमारी इच्छा होती ही नहीं है, किसी और की आवाज़ होती है कि तुमने ये बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। Many a times it is not even something we want for ourselves. It has just been projected on us by parents, by what we call society, basically parents के थ्रू ही बचपन से कि तुमने ये बनना है, लाइफ में ये करना है। हम शायद उस चीज़ से अब अंदर से जुड़े भी ना हो, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि वो एक्सपेक्टेशन सच में अपनी है भी कि नहीं। जैसे बहुत सुंदर चीज़ है, किताब है खलील गिब्रान की द प्रॉफिट, उसमें ब्यूटी की डेफिनेशन पूछी गई है। तो उसमें बहुत सुंदर दिया, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, दिस आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट फॉर समबडी हु इज़ टॉयलिंग इन द सन एंड इज वर्किंग ऑल डे, टू सी अ क्लाउड अपीयर, रेन क्लाउड अपीयर इज ब्यूटी. फॉर समबडी हु इज waiting in the rain for the cloud to break and the sun to appear is beauty. राइट? तो हमारे अपनी परिस्थिति क्या है, उसमें हमें उस वक्त किस चीज़ की आवश्यकता है कि खाली लालसा है, ये भी देखना पड़ता है कई बार। बिल्कुल मैम, है ना? तो मैम जैसे कि आप ज्योतिष हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि मैम भविष्य बनाया जाता है या फिर लिखा होता है? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है क्योंकि अगर हम सिर्फ ये मान लें कि जो होता है वही होता है, तो फिर where will we find the incentive to even get up and do anything at all? जी। But on the other hand, ये भी सच है कि कुछ तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं जी। जो इस लाइफ टाइम में जिसने फ्रक्टिफाई करना है, उसको हम बदल नहीं पाते, पर हम अपने कर्मों से उसको झेलने का धैर्य ज़रूर एकत्रित कर पाते हैं। तो ज्योतिष में ये बताया जाता है जैसे कि कुछ पार्ट है जिस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है और कुछ है जो एब्सोल्युटली डेस्टिन्ड है, पर ये फॉर्चुनेटली हम लोगों को समझ नहीं है कि क्या डेस्टिन्ड है और नहीं बदल सकता और क्या बदल सकते हैं। इसलिए हमें कार्य करते वक्त ये सोच के करना चाहिए कि अपनी डेस्टिनी हम बनाते हैं। जब कार्य का रिजल्ट मिले तो ये समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये डेस्टिनी में है। तो मैम ये सच होता है कि जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ होनी ही होनी है? मैंने ही बताया ना कि हम जब काम कर रहे हैं तो हम ये मान के चलें कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, हमने मेहनत करके अपनी डेस्टिनी को खुद बनाना है। पर जब हम काम कर लें और उसका जो रिजल्ट होता है उसको एक्सेप्टेंस में जाके कि ये तो डेस्टिनी है, इसे एक्सेप्ट करना है। अब सवालों की दिशा को बदलने के लिए मैं इस कुर्सी पे आमंत्रित करूंगी अनंत द्विवेदी रॉबिनहुड कलमवाला को, जो इस सवालों की दिशा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवालों की दिशा को अब आगे बढ़ाते हैं। अनंत द्विवेदी रॉबिनहुड कलमवाला नाम है हमारा, मैडम ने परिचय हमारा दिया ही है और आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा उन्होंने, ये भी उम्मीद है। तो शास्त्र या साइंस, असली सच क्या है, आज खुली अदालत में इसी पर हम बातचीत करते हैं। मैडम, जैसा कि आपको पता है कि लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास है
और उन्हीं में से कुछ लोग चलकर ऐसे भी आते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा करते हैं वो, और कुछ कहते हैं कि साइंस है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब कुंडली और एस्ट्रोलॉजी सब कुछ बता देती है, कुंडली में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो ये जानने के बाद भी लोग फेल क्यों हो रहे हैं आज? ओके, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी सबसे पुरानी डेटा साइंस है। हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है कि जब ये प्लैनेट और ये प्लैनेट इस पोजीशन में यहाँ होते हैं तो ऐसा आउटकम होता है। जी, ठीक है जी। तो ये डेटा साइंस है। बिल्कुल। डेटा साइंस में एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, कि ज़रूरी तो नहीं कि हर समय वही होगा। बिल्कुल। अब जब हम आज की तारीख में डेटा साइंस को देखते हैं तो देयर इज़ कॉजेशन एंड इफेक्ट में हर वक्त 100% तो नहीं होता है। जी। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि एस्ट्रोलॉजी में 100% होगा, तो वो तो साइंस में जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, फिर आप इस चीज़ को साइंस ना कहे कि इससे एक्सपेक्ट करोगे 100%, तो वो तो सही नहीं हुआ ना। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बात, लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि जीवन है, सक्सीड भी होते हैं, फेल भी होते हैं, और सक्सेस और फेलियर के मापदंड भी सबके अलग होते हैं। कोई किसी के लिए फेलियर होता होगा, अपने लिए सक्सेसफुल होगा, कोई किसी दुनिया के लिए सक्सेसफुल होगा और अपने लिए फेलियर होगा। ये तो इसकी जजमेंट कौन करेगा, क्या सक्सेस है क्या फेलियर है? इसकी जजमेंट तो मैम जैसा कि आप कह रहे हैं कौन करेगा, लेकिन इसकी जजमेंट अक्सर समाज और सोसाइटी ही करती है कि कौन सक्सेस है या कौन फेलियर है। तो अगर, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ये पहले से फीड होती है कि सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे। तो ये हमें कितने हद तक सोच के चलना चाहिए सोसाइटी के बारे में कि हम अगर ये काम करने जा रहे हैं तो हमें कितना फ़र्क पड़ेगा इससे, और सोसाइटी को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और सोसाइटी क्या कहेगी। जो मैक्रो है वो माइक्रोज का कॉम्बिनेशन ही तो है। नहीं, अगर हम अपने एनवायरनमेंट में जिनके साथ हम जुड़े हैं उन सब से अगर हम एट पीस हों, जी, है ना जी, हमारे अपने रिलेशनशिप्स के कारण, क्योंकि हमने उनमें कैसे इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कितना हमें इन्वेस्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर की वाहवाही की ज़रूरत पड़ती है किसी को। जी। कुछ प्रोफाइल्स होते हैं, कुछ करियर्स होते हैं जिसमें एक मास फॉलोइंग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। ठीक है, वो उसका रोल है। बट एक इंडिविजुअल की अपनी शांति के लिए क्या बाहर की वाहवाही की ज़रूरत है? अगर आप अपने में तृप्त हैं तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स हुए, क्या आपका पीस ऑफ माइंड वो इफ़ेक्ट करेगा? अगर करेगा तो कहीं पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बट हाँ, देर आर सम करियर्स विच आर ऑल अबाउट मास फॉलोइंग उसमें, और इसीलिए जिनके मास फॉलोइंग होते हैं उनको लिया जाता है टू बी स्पोक्स पर्सन फॉर इम्पोर्टेंट बिल्कुल। बिल्कुल। थिंग्स, राइट? मतलब अब पोलियो के ड्रॉप्स अपने बच्चों को दो, आके जाने पहचानी पर्सनालिटी बोलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, राइट? और फिर उस पे अमल करेंगे। तो उसका एक रोल है, उस फेम का भी एक रोल है। जी। सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर फेम से या लोगों के हिसाब से आप सक्सेसफुल हैं या फेलियर हैं उससे आता हो तो ये तो पहले से ही हार गए। ये पहले से ही हारना हो गया, ऐसा है ना? इफ एनीथिंग इन योर लाइफ, इफ योर सेंस ऑफ वेल बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग समबडी एल्स इज गोइंग टू डू, जी, देन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द प्लॉट। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दूसरे सवाल को हम थोड़ा सा राजनीतिक दिशा में मोड़ते हैं। ओके। और इसको राजनीतिक दिशा में मोड़ते हैं, जैसा कि महाभारत रामायण का आपको भी अच्छा खासा ज्ञान है। तो जिस प्रकार मैडम महाभारत में श्री कृष्ण ने युद्ध की स्ट्रेटजी दी, तो आज अगर देखा जाए हमारे जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या ये रामायण और महाभारत से सिर्फ भाषण सीख रहे हैं आज, या कोई असली नीति भी सीख रहे हैं रामायण और महाभारत से, ये जो कि हमारे देश हित के काम में आ रही है? इस पर क्या कहना? काश मुझे पॉलिटिक्स की इतनी समझ होती कि मैं इस चीज़ के ऊपर एक क्वालिफाइड एजुकेटेड टिप्पणी कर पाती। जी।
मुझे इतना मालूम है कि फॉर्चुनेटली कुछ नेता तो हैं हमारे पास जी जो एक्चुअली फील करते हैं फॉर द नेशन, फॉर इट्स पीपल, जी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। जी पॉलिटिक्स में जो सेवा भाव से आया विज़ावी पॉलिटिक्स में जो खाली नाम और पैसा कमाने के लिए आया, बहुत अंतर होता है। जी और अनफॉर्चुनेटली अब देखो ना, जैसे ऑफिस में भी, कॉर्पोरेट में भी, अगर कोई बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, ट्रांसपेरेंटली बिहेव नहीं कर रहा है और एथिकली बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं ये तो पॉलिटिशियन है। बिल्कुल। पॉलिटिशियंस का पूरा एक आइडेंटिटी बिगड़ी हुई है इस वक्त, बिल्कुल राइट, काफ़ी समय से, बिल्कुल है ना। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि देखा जाए पॉलिटिक्स इज समथिंग टू ब्रिंग द सोसाइटी एक कलेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग और वेलबींग के लिए somebody takes steps, राइट। तो अगर हम, क्योंकि मेरा तो आध्यात्म से ही देखने का नज़रिया है पूरा हर चीज़ का, बिल्कुल। तो जो हमारा मणिपुर चक्र होता है, जो हमारा पावर वाला चक्र होता है, वो हमारे नेवल एरिया में होता है, हमारा मणिपुर चक्र, जिससे जो ब्रूट पावर है, जिसमें कि हम बोलें और लोग सुने, जी वो यहाँ से आती है शक्ति, मणिपुर चक्र से। पर अगर शक्ति किसी की मणिपुर चक्र पे ही स्टैग्नेट कर जाए तो उसमें बदबू आ जाती है। जैसे कोई भी एक नदी बह रही है, उसको रोक दोगे पानी को बहुत देर तक, तो उस बहाव नहीं रहेगा, तो उसमें बदबू आ जाएगी। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियन के अंदर ये पावर आ जाए कि उसकी लोग सुनते हैं, मगर वो नेक्स्ट लेवल पे कि उसका दिल भी, उसका हृदय भी इतना विस्तृत ना हो कि उसके मन में कंपैशन डेवलप ना हो कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहे, अगर उस स्टेज पे नहीं जाता है तो फिर वो अगली पॉलिटिशियन हो जाता है। बिल्कुल। और जो उस चीज़ को पार करके ऊपर चला जाता है और वो देश की सेवा को और लोगों के भले को अपना लक्ष्य बना लेता है, जी तो वो काम भी अच्छा करेगा जी और जिस नीति की आवश्यकता होगी, चाहे कूटनीति हो, बिल्कुल वो उसका पूरा उसको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। एंड सो मैंने इसलिए आपको शुरू में ये बोला कि मैं पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा रुचि रखती नहीं, इतनी मुझे जानकारी है नहीं कि इसके बारे में, आई कांट रियली गिव अ वेरी एजुकेटेड ओपिनियन अबाउट इट, बट आई डू हैव एन ओपिनियन अबाउट हाउ दिस वर्क्स फ्रॉम द ह्यूमन लेवल, फ्रॉम इनसाइड अ इंडिविजुअल। बिल्कुल। सो जो पॉलिटिशियंस अच्छे होंगे उनके आसपास हमें अच्छा महसूस होगा, जी क्योंकि उनकी, आप देखो ना, उनकी एनर्जी कितनी विस्तृत होगी, उनकी ऑरा कितनी विशाल होगी कि इतने लोग उनकी सुन रहे हैं। बिल्कुल। अब वो सुनने में कहाँ रिस्पेक्ट बढ़ती है और कहाँ वो रिस्पेक्ट से फियर हो जाती है, क्योंकि हमें इनसे कुछ चाहिए तो हमें इनके साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी। तो ये तो डायनामिक्स बदलते रहते हैं और ये तो पॉलिटिशियन कौन सा रूट लेगा, जी वो तो अगर आपको एक दिन का पॉलिटिशियन बनाया जाए किसी भी विधानसभा से आपको Oh my God. एमएलए बना दिया जाए, हाँ। तो सबसे पहली जो समस्या नजर आएगी वो कौन सी समस्या नजर आएगी आपको? कौन सी समस्या नजर आएगी सबसे मुझे? पहली समस्या क्या नजर आएगी? कौन सी समस्या में आप वो तो जिस रुचि भी एरिया से मैं, आप अपनी विधानसभा ले लीजिए, मेरी सबसे my बड़ी God. समस्या क्या है? मेरे ख्याल से सेंस ऑफ हाइजीन नहीं है हमारे, मतलब आई एम सपोजिटली फ्रॉम एन अप मार्केट साउथ दिल्ली कॉलोनी, जी। बट आई डोंट सी इनफ, चाहे वो इनफ एफर्ट फॉर हाइजीन एंड क्लेanliness अराउंड मी। अब वो चाहे हम लोगों की इंडिविजुअल सिविक सेंस की प्रॉब्लम है या जो हमारे सिविक सर्विसेज हैं उनकी नाकामयाबी की प्रॉब्लम है, आई थिंक दोनों की तरफ से ही है। आई थिंक आई वुड एड्रेस दैट, बिकॉज शौच तो बहुत आवश्यक है जीवन में। मतलब हम लोग, अब देखिए, जब टॉयलेट्स बनने शुरू हुए थे तो कितने, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस somebody actually thought about it. बिल्कुल। A bare necessity, है ना। तो इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा ओवरहॉलिंग तो हम लोगों को ज़रूरत है। बिल्कुल। चलिए वापस से सवालों की दिशा को हम क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजी और शस्त्र में ही घुमाते हैं। अगर
मैम कर्म सबसे बड़ा है, कर्म अगर बड़ा माना गया है तो फिर कुंडली और ग्रहों का रोल कहाँ पर आता है, और क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ऐसा हमारी कुंडली में लिखा हुआ होता है? हाँ, कुंडली में ये भी पता होता है, जैसे मैंने शुरू में बता रही थी कि जो हमारा प्रारब्ध कर्म है ना, हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ, सबसे पहले तो अगर एस्ट्रोलॉजी पे हम विश्वास करते हैं तो उसका बेसिस ये है, ये जानना कि हमारी लाइफ कंटिन्यूम है एंड वी हैव टू बिलीव इन रीबर्थ्स, नहीं तो हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव कर सकते हैं ना। तो वी हैव, तो हम कुछ अपने साथ एफडीज भी लेके आए और कुछ लोन्स भी लेके आए जिनकी रीपेमेंट हमने करनी होगी, ईएमआई शुरू हो जाएगी, है ना। तो कुछ एफडीज मैच्योर हो जाएंगी जिनका मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत ही ख़राब आदमी है पर उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, पर ऑन द अदर हैंड कोई बहुत अच्छा आदमी है उसके साथ बहुत खराब हो रहा है। तो हाउ डू वी जस्टिफाई दैट? तो प्रारब्ध कर्म की जो अंडरस्टैंडिंग है कि इस लाइफ टाइम में कौन से आपके संचित कर्म में से कौन से फ्रक्टिफाई इस लाइफ टाइम में हो जाएंगे, तो मतलब आपकी कौन सी एफडी मैच्योर हो जाएगी जी, है ना। तो भले कुछ खास नहीं कर रहे हो, एफडी मैच्योर होगी तो बैंक में बैलेंस तो आ ही जाएगा जी, बिल्कुल, है ना। तो वही कर्म अगर आप बहुत अच्छे नहीं भी कर रहे हैं पर आपने जो पुराने अच्छे कर्म किए थे उसका आपको ड्यू इस बार मिल रहा है जी। इसी तरह कई बार हमने कर्म पहले खराब किए होंगे, अभी अच्छे कर रहे हैं, पर हमारे पुराने कोई ईएमआई जानी है लोन की जी। अब जैसे घर में फ्रिज खरीद लो जी लोन पे, अगर फ्रिज काम करना बंद भी कर जाए तो भी ईएमआई तो पे करनी है, बिल्कुल, है ना। तो कष्ट ज़्यादा होता है कि यार ये काम भी नहीं करता, डिब्बे के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। तो एक सवाल मेरा ये है आपसे मैम कि परंपरा जो हमारी है, परंपरा को अगर कूल बनाया जाए, आज परंपरा को अगर कूल तरीके से निभाया जाए तो ये कितना उचित है? क्या ये सही है परंपरा को कूल की परिभाषा तो हमेशा बदलती रही ना। जो आज परंपरा है वो कभी कूल रही होगी तभी वो परंपरा बनी है जी। आज जो कुछ कूल है और उसको करते रहोगे तो वो आगे जाके परंपरा बन जाएगी, बिल्कुल। तो ये तो मूविंग गोल है ना। तो हाँ, और ये कहना कि हम इसको बदल नहीं सकते या कुछ गलत है, ये मैं मानती नहीं, क्योंकि अगर आप हमारे शास्त्र को भी देखो, जैसे वेद व्यास जी को ही देख लो, है ना, उन्होंने वेदों का क्लासिफिकेशन किया, फिर उन्हें लगा कि सब लोग शायद उपनिषद को ना समझ पाएं जी, तो इनके लिए कुछ ऐसे ढंग से ज्ञान देना चाहिए जी, जो जिसमें वो कोई रोल मॉडल्स देखें, किसी कहानी को देखें। तो उन्होंने महाभारत रचा जो कि इतिहास है जी। तो दोज पीपल हु कुड नॉट अंडरस्टैंड द अर्लियर वर नाउ, ही एक्सपेक्टेड दैट दे विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस। उसके बाद भी उन्हें लगा देयर इज स्टिल अ सेक्शन ऑफ पीपल हु कांट रिलेट टू दिस ऑल्सो। तब उन्होंने पुराणों की रचना की जिसमें उन्होंने कहानियाँ बताई। तो हर युग में, हर एरा में उस समय के लोगों के साथ रिलेट करने के लिए उनको धर्म और ज्ञान जिस तरह से वो समझ पाए, समझाने के लिए उसको उस ढांचे में ढालना, तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा है जी। तो आज अगर परंपरा के नाम पे किसी चीज़ को कूल बनाया जा रहा है तो उसमें मुझे तो कोई आपत्ति लगती नहीं। एक अहम सवाल मेरा आपसे और है, द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ इतिहास था या आज भी सोसाइटी में हर रोज द्रौपदी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही? द्रौपदी का चीरहरण तो ऐसा है कि सभी को समाप्त कर दिया ना। कितने बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह जी, जिनका दिया हुआ विष्णु सहस्त्र नाम हम सब अभी भी चैंट करते हैं, है ना। पर अगर एक नारी का अपमान होगा और उसमें जो भी बाईस्टैंडर्स हैं वो अगर चुप रहेंगे तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। विधि को, क्रिएशन को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि क्रिएशन इज़ द फेमिनिन एनर्जी, पार्वती। रही बात आज हर समय में
हर युग के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, जी पर क्या वो समाज के डेवलपमेंट में एक पड़ाव है? क्या हुआ? लाइट गई? एक लाइट गई क्या? अच्छा, कुछ ये हुआ था। ओके। कम से कम सनातन में तो स्त्री का जो मान है और दर्जा है वो बहुत ऊंचा है। हमारी तो देवियां हैं जी, और उग्र देवियां हैं, जी, है ना। अब देखिए आप, माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हैं और सारे देवता जब नहीं किसी चीज़ को झेल पा रहे तो माँ के पास आके कहते हैं कि आप संभालिए, तब वो जाती हैं युद्ध करने के लिए। बिल्कुल। तो हमारी नारी अबला तो नहीं है, ठीक है। अब ये है कि इस वक्त जहाँ पे हमारी सोसाइटी है उसमें एक थोड़ा सा इम्बैलेंस आया हुआ है। या तो ऐसा इम्बैलेंस है कि जहाँ क्योंकि लड़कियों ने और लड़कों ने एक जैसी पढ़ाई की है तो उनकी महत्वाकांक्षाएं सेम हैं। बिल्कुल। अब जब लड़की फर्स्ट आ रही है तो वो सीईओ बनने के लिए एस्पिरेशन क्यों नहीं रखेगी? बिल्कुल रखेगी, बिल्कुल रखेगी, है ना। और बेटियों को तो गाड़ी चलानी सिखा दी, बेटों को खाना बनाना सिखाने से अभी भी कतरा रहे हैं लोग, जी, है ना। और ये भी नहीं कि बच्चों को आता, लड़कों को आता भी हो जी, तो वो ये समझते हैं कि वो मदद कर रहे हैं, वो ये नहीं समझते कि उनका काम है। जी, ये डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है कि होम मेकर का जो रोल है उससे लड़कियों को अभी छुटकारा नहीं मिला, जी, और बाहर का रोल तो उनके लिए स्ट्रगल बराबर हो गई। जी, तो एक ये प्रेशर आ गया। जी। एक रिवर्स भी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें ये कि लड़कियां, बेटियों को, बेटे बेटी दोनों नौकरी कर रहे हैं, बेटों की तनख्वाह तो आप, बेटे तो तनख्वाह घर पे दे रहे हैं, जी, बेटियों कह रहे हैं आप अपनी सेविंग करो, बल्कि माँ बाप ऊपर से उनको पॉकेट मनी दे रहे हैं। जी। एज अ रिजल्ट द गर्ल्स बिलीव दैट दे आर ओनली मेंट टू बी टेकन केयर ऑफ, जी, है ना। सो they want all the freedom that life gives in terms of being and why should they not have the freedom? Everybody should have freedom, but responsibilities and rights go hand in hand. जी, If you say I want only rights and I will not undertake responsibilities, कि EMI देना तो हस्बैंड का काम है, जी, पर मैं अपने करियर में पूरी अटेंशन दूंगी, पर उससे जो हम लोग कलेक्टिव एक जीवन जी रहे हैं उसमें सपोर्ट नहीं करूंगी तो वो तो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही। तो एज अ रिजल्ट वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, बट आई थिंक समझदार है आज की पीढ़ी, आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो दे विल फाइंड बिल्कुल दैट बैलेंस। और वैसे भी जेंडर रोल्स छोड़ के अगर मनुष्य इस चीज़ पे करे कि जिसकी नर्चरिंग वाली एनर्जी है वो घर में ज़्यादा नर्चर करे, जी, और जिसकी एनर्जी आउटवर्ड गोइंग है और एक्सट्रोवर्ट है और वो अच्छा कमा सकता है तो वो कमाने पे फोकस करे और फिर वो उस यूनिट को एज अ होल चलाए, बिना सोचे कि ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम है, उसको उसके बारे में सोचे बिना। बस यहाँ पे ये हो जाता है कि व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, ह्यूमन एनाटॉमी ऐसी है कि वो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद के बच्चे की नर्चरिंग तो माँ को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये एक थोड़े समय के लिए एक इम्बैलेंस आया है, बट आई एम श्योर कम्युनिकेशन के थ्रू आगे की जनरेशन, मुझे तो खैर बहुत होप है उसमें सुधारा जा सकता है, सुधर सकती है। आएगा वो नए जो बीच में एक बहुत चलन हुआ था कि पेरेंट्स के साथ नहीं रहना और अलग रहना है, मुझे लगता है अब शायद थोड़ा रिकग्निशन आ रहा होगा कि अगर इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए तो घर में पेरेंट्स एक, बिकॉज एक बच्चे को ना पूरा एक गांव मिलके पालता है, एक बंदे के बस का होता नहीं है। बिल्कुल। तो वो न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा रीलुक करके एक अलग तरह के जॉइंट फैमिलीज का आजकल मुझे दिख रहा है, एक चलन चल रहा है कि एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे मकान लेके रहते हैं ताकि सपोर्ट भी रहे और फ्रीडम भी, अपनी प्राइवेसी भी रहे। तो इस तरह के निकलेंगे सॉल्यूशंस। अब हम अपना रुख ऑडियंस कोर्ट की ओर करते हैं, यानी जनता के सवाल। जनता की कुछ सवाल हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आपसे पूछूं और आप तक पहुंचाऊं और उनका जवाब निकाल के ले आऊं और जवाब ऐसे निकाल के ले आऊं जिससे हमारी जनता संतुष्ट हो जाए। तो पहला सवाल है मैम डॉक्टर अमित चतुर्वेदी जी का, जो मध्य प्रदेश भोपाल से हैं।
इनका सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान हुआ, ये क्यों? पहली बात तो उन्होंने आके आपसे कहा कि उनका अपमान हुआ है, क्योंकि एक संत का तो अपमान हो ही नहीं सकता। जी जो अभी भी अपमानित महसूस करे वो संत कहाँ? जी संत वो है जो अपनी ईगो को पार कर चुका है, ट्रांसेंड कर चुका है। और अगर ईगो से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो अभी संत नहीं बने हम। नहीं तो सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, वो अपनी पालकी से ही गंगा स्नान के लिए जाते थे, उनकी पालकी को रोकना ये और पॉलिटिकल उन्हें इशू घाट तक ना जाने देना, ये तो अपमान की ही श्रेणी में आ जाता है अगर देखें तो। तो क्या मेरी एक मित्र थी, अब नहीं है शरीर में, साध्वी थी, माँ कल्याणी, मध्य प्रदेश में भड़वा में उनका आश्रम। तो वे भी गई थी एक बार, एक कुंभ में। उस कुंभ में मैं जा नहीं पाई थी, उस वर्ष उज्जैन में लगा था वो कुंभ। मेरी फ्रेंड्स कुछ गए थे, तो सवेरे सवेरे वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर स्टाइल में जाना चाह रही थी। और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रोका था। और मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, पर मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ पे थे उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अपमानित महसूस किया था उन्होंने। जी। तो मेरी अम्मा से बाद में बात हुई थी इस बारे में, तो मैंने उनसे भी यही पूछा था कि माँ आप अपमानित हुई क्या? अगर एक जो लोग मैनेज कर रहे हैं उस इवेंट को, उनको लगता है कि यहाँ से इस समय नहीं जाया जा सकता क्योंकि लोगों की सेफ्टी का सवाल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने का है जी, तो अगर आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं तो क्या आप उनका अपमान नहीं कर रही हैं? जी। तो अम्मा थोड़ी सी मुझे बोली, अरे भाई तुमसे क्या बहस करें, ठीक है तुम तो वेदांतिन हो करके उन्होंने जी बात को टाल दिया था। पर परंपराएं, ये कहना कि जो परंपरा पहले से चली आ रही है, आज की तारीख में अगर लोगों की देखभाल के लिए जो व्यवस्था की है, अगर उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मेरे ख्याल से तो उसको रिजॉल्व करना और उसका बहुत बड़ा बतंगड़ ना बनाना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। और ये शायद अब परंपरा का और अपमान का सवाल ना रह के एक पॉलिटिकल मुद्दा है। और मैंने आपसे शुरू में ही ये बात कही थी कि मेरी अपनी जानकारी बहुत अच्छी नहीं है इसमें जी। और मैंने तो उनके बारे में भी ये भी सुना है कि शायद जो शंकराचार्य वो सेल्फ अपॉइंटेड शंकराचार्य हैं, ऐसा भी कुछ सुना उनके बारे में। तो बट आई डोंट रियली पे अटेंशन टू दैट, क्योंकि मैं बहुत बार कुंभ में गई और बहुत महात्माओं से मिली हूँ जी। और मेरा उनके बारे में क्या मत है, वो उनके कितने फॉलोअर्स हैं और उनका क्या पद है, वो नहीं जी डिटर्मिन करता। मेरे अपने मन में उनके साथ बैठ के कितनी शांति मिलती है, कितना उनकी बातों से मेरे अपनी शंकाओं का समाधान होता है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये दूसरा सवाल भी डॉक्टर अमित चतुर्वेदी जी का ही है। हाँ जी। कि सुन रहा हूँ, आपने भी ये सुना होगा और खूब कानों में इसकी गूंज आ रही है, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। और सभी सवर्ण पक्ष इससे बहुत नाराज हैं, वो इसको अंधा कानून बता रहे हैं। तो ये भारत को बांटने वाला जो यूजीसी कानून है, ये क्यों, कितना सही है? अब ये क्यों और कितना सही है तो देखो, अव्वल तो पूरे जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, उसकी जो समझ थी, उसकी एकदम से हाउ डू यू से इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। जो कास्ट वर्ड आया ना, पोर्तुगीज शब्द कास्ता से, जी, हम लोगों की वर्ण व्यवस्था होती थी ऑक्यूपेशन को लेके कि तुम्हारी एनर्जी कैसे मूव करती है, कि अगर तुम्हारी एनर्जी आउटवर्ड मूविंग है और लोगों की रक्षा के लिए मूव करती है तो आप क्षत्रिय हो गए। अगर आपकी एनर्जी
इनवर्ड है एनालाइज करने की, तो आप ब्राह्मण हुए क्योंकि आप मनन कर रहे हैं, आप शास्त्र को खुद अध्ययन कर रहे हैं और दूसरों को करा रहे हैं। तो ये था, और ये दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, राइट, इट वाज बेस्ड ऑन occupation, on the kind of work you performed, and it was not कि तुम यहाँ पैदा हो गए तो तुम यहीं रहोगे, ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जिन्होंने रामायण की रचना की है, अब उनकी कौन सी जात है भाई? बिल्कुल, है ना, तो उनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है बताएं जी। तो ये तो ये आज का नहीं, ये बहुत सेंचुरीज से ये डिस्टॉर्शन हो रहा है, और इसके नाम पे ऑफ कोर्स जो बैड एलिमेंट्स हैं उन्होंने इस व्यवस्था के नाम पे कुछ लोगों का काफ़ी वर्षों तक बहुत अब्यूज़ किया है। सो it is understandable that there was a need at one point in this country to make sure that that kind of thing does not happen. पर आज की तारीख में मुझे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मेरी लाइफ में तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं। कि महाकुंभ में इतने लोगों ने स्नान किया, किसी ने तो किसी की जात नहीं पूछी। मैं खुद बहुत टेम्पल्स जाती हूँ, और आप जैसे मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कूल होना, तो मैंने अपने टेम्पल ट्रिप के जो मैं बनाती हूँ रील्स, तो उसमें हैशटैग टेम्पल हॉपिंग डाल दी, क्योंकि मैं बहुत सारे मंदिर जाती हूँ। एंड सम पीपल सेड कि ये तो पब हॉपिंग जैसे आपने इसको क्या बना दिया, यू व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जांपल आर यू सेटिंग बाय सेइंग समथिंग लाइक दिस। बट आई थिंक वेडिंग हॉपिंग भी करते हैं, तो हर समय की अपनी मर्यादा, अपने इश्यूज होते हैं, पर ये इशू तो काफ़ी मैन्युफैक्चर्ड सा लगता है मुझे। बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज डेफिनेटली किसी के साथ उसके धर्म के नाम पे, जात के नाम पे किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल। But I think we have done a lot in this country already to ensure that does not happen, and there might be some sporadic incidents somewhere, and to bring about this kind of legislation for it, I think is an overkill. And but I'm sure we have a democratic process in this country, and it will get resolved. बिल्कुल। तो दूसरा सवाल है मैडम अलिश्का लखवाल जी का, जो हिमाचल की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि भारत में धर्म के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करते हैं। क्या ये रिचुअल्स सिर्फ सुपरस्टिशंस हैं, या सच में हमारी लाइफ में इनका फ़र्क पड़ता है? अरे रिचुअल्स से तो बहुत फ़र्क पड़ता है। रिचुअल क्या है, आप ये देखिए, किसी भी काम में जब जैसे जैसे आप एक काम करना शुरू करते हैं, तो आपका अपना एक उसको लेके रिचुअल बन जाता है, चाहे वो एक प्रेजेंटेशन लिखने का हो या किसी मीटिंग पे जाने का हो। यू हैव समथिंग विच मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड प्रेजेंट, बिल्कुल, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो उसके उस तरह से हमारे जो एंशिएंट एंसेस्टर्स हमारे जो थे, वो बहुत बहुत नॉलेजेबल लोग थे। उन्होंने जो अपनी समझ थी उनकी जीवन की, जो बहुत ही प्रगाढ़ थी, they were very intelligent people. So they set out certain set of processes. If we follow those, it simplifies our life, and it makes us into better balanced, better equipped people to handle the problems in life. तो रिचुअल्स से तो बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें, और इसमें कुछ अनसाइंटिफिक नहीं है। बिल्कुल वो प्रोसेस ही साइंटिफिक है। और सनातन की तो ये खूबसूरती है कि ये स्थान काल पात्र के हिसाब से अपने आप इवॉल्व ही होता रहता है ना। कल्चर के हिसाब से बिल्कुल हर तरफ चेंज हो रहा है कि अब जैसे मकर संक्रांति हुई, ठीक है, पीक ऑफ विंटर में, और ऐसे में गुड़ और तिल का सेवन करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। उन्होंने इसको प्रसाद बना दिया जी, एक रिचुअल करके, आग से रिलेटेड एक रिचुअल में उन्होंने गुड़ और तिल ऐड कर दिए, है ना।
तो वो रिचुअल ने आपके हेल्थ और वेलबींग बिल्कुल। को सपोर्ट किया कि नहीं किया? तो ये तो साइंटिफिक, उन्होंने एक साइंटिफिक चीज़ को आपके जीवनचर्या में इंक्लूड करने के लिए एक रिचुअल बना दिया। तो ये अनसाइंटिफिक कहाँ से है? बिल्कुल। तो तीसरा सवाल अब है मानस चौबे का, जो पटना से हैं। उनका कहना है कि एक तरफ जहां यूथ पढ़ाई कर रहा है, आप शिक्षिका भी हैं, काफ़ी सारे यूथ को ज्ञान दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक यूथ ऐसा भी है जो जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे का माथा फोड़ने को तैयार है। ये सब देखकर आपको क्या लगता है कि देश आज किस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसे ठीक कैसे किया जाए? ओके, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के तो उपाय होते हैं आपके पास भी, लेकिन इसका उपाय क्या है? मेरे ख्याल से आज का यूथ तो काफ़ी समझदार है जी। और दे शुड ऑल्सो रियलाइज के दूसरों के महत्वाकांक्षाओं में वो क्या बोलते हैं, प्यादे ना बन जाए। क्योंकि आज जितने वेल कनेक्टेड है दुनिया, इंफॉर्मेशन का कोई, देयर इज़ नो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन वी वर यंग वी डिडंट इवन नो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। टुडे इट इज़ सो मच सिंपलर टू नो. It is so much simpler to get information about any incident, about anything from the past or the present. और रही बात मार पिटाई की, वो तो बहुत सेंचुरी से चल रही है हर तरफ, है ना? that is a fact of life. बिल्कुल। And people have to understand कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये वाली जनरेशन मुझे लगता है कि एक तरह से it is rediscovering its own roots, its own cultural heritage, and that I think is a good thing. It is adopting what works for them, adapting बिल्कुल। what has potential, and मुझे तो बहुत ब्राइट लगता है फ्यूचर हमारे यूथ का और हमारे देश का। क्या बात। तो यूथ के लिए ही एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहती हो, और एक छोटा सा उपाय हमारी जनता के लिए एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ, जिस उपाय को फॉलो करके वो अपना दैनिक जीवन थोड़ा सा आसान बना सके। बिल्कुल। यूथ के लिए तो यही है कि अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज करके हार्नेस करें और उसको पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करने का पूरा प्रयास करें। And there is great strength in unity, and they should find the reasons that bind them and stand for each other. और एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमारे जो इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, जो उनके जो श्री के.एन. राव सर जो जिन्होंने प्रारंभ किया था, फाउंडर हैं उस इंस्टीट्यूट के, तो उनका कहना है, और ये मैं सबको बताती हूँ, कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप बहुत लंबा नहीं है, और शुरू में चाहे श्रवण करना शुरू करें, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं, जितने हमारे प्लैनेट्स हैं वही भगवान विष्णु के ही मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सब उन्हीं का आविर्भाव है सारा। तो अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया जाता है या श्रवण किया जाता है, तो हमारे सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाते हैं, सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। तो वो बहुत, दैट इज़ अ गुड उपाय फॉर एवरीबडी। इसमें एवरीबडी कैन डू इट, किसी को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम की कहानी ये है कि जब भीष्म पितामह अपने शैया पे, तीरों की शैया पे, बाणों की शैया पे जब लेटे हुए थे, तो युधिष्ठिर ने आके उनसे प्रश्न किया था। तो इन्होंने, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ये बताया था उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम, और उस वक्त श्री कृष्ण वहाँ मौजूद थे, ही वॉज प्रेजेंट देयर। तो मतलब ये तो श्री कृष्ण की अप्रूवल की मोहर लगी हुई है इस पे। तो इसीलिए इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड हाईली रिकमेंडेड स्तोत्र टू, एंड ऑल्सो मंत्र की जो साधना है ना, मंत्र योग बहुत पावरफुल है। देखिए, योग तो पावरफुल है, सब जानते ही हैं। आसन स्वयं करना पड़ता है, प्राणायाम स्वयं करना पड़ता है,
पर मंत्र को केवल सुन के भी हमारी एनर्जी बैलेंस होने लग जाती है। बिल्कुल। और उसमें एफर्ट बहुत कम है, और आज की तारीख में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि उच्चारण शुद्ध हो, क्योंकि पूरी साइंस जो है साउंड की, जो हमारे पूरे शास्त्र हैं श्रुति बेस्ड, तो sound has to be, the vibration happens only when the pronunciation is right. The appropriate vibration will take place only when the sound, the pronunciation is right. So therefore उच्चारण is very important. भले उसका मतलब समझ ना आए उसकी, फिर भी सिर्फ उसको सुन के भी उसके श्रवण मात्र से बेनिफिट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हालात जैसे भी हों, झुकना हमारी फितरत नहीं, और आज अदालत में सीख यही है कि हार आखिरी किस्मत नहीं। ये सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और अपने सवाल हमें भेजते रहिए। और हाँ, थोड़ा सा भी ज्ञान का प्रकाश यहाँ दिखाई दिया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जैसे लास्ट में सब निवेदन करते हैं, वैसे हम भी निवेदन कर रहे हैं। और